ऐसे जीवन में बहुत क्षण है। जी। किसी को भी देखिए मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं क्या मिलता। बात है! और मेरे जीवन में भी हुआ है, न कर्म, न प्रयत्न, न धर्म, न सत्संग, बस नाम जप कर ही तुम्हें हर क्षण रिझाऊं। तुम मेरे हो, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं, बस तुम्हारे चरणों, श्री चरणों से लिपट कर सोना चाहूं। श्री राधे के साथ तुम्हें पाकर अपनी कुंठा मिटाऊं। तुम्हें चाहूं, तुम्हें चाहूं। नमस्कार दोस्तों, आज भारत ए टू जेड न्यूज़ के पॉडकास्ट में, या यूं कह सकते हैं पॉडकास्ट विद अश्विनी जैन में, आज मैं आपको एक ऐसे गेस्ट से मिलवाने वाला हूं जो अपने परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक समाज सेविका, एक मशहूर कवियत्री। जी हाँ दोस्तों, और आपको ये भी बता दें, एक रियासत से जुड़ी हुई महिला जो अपने परिचय की बिल्कुल भी मोहताज नहीं है, उनका नाम ही उनकी पहचान है। तो आइए भारत ए टू जेड न्यूज़ में पॉडकास्ट विद अश्विनी जैन में स्वागत करते हैं नीलम खेमका जी का। नमस्कार अश्विनी जी। जी मैडम, जैसे कि आप साहित्य से जुड़ी हुई हैं और बचपन से आप जुड़ी हुई हैं, ऐसा सुना जाता है। मैडम, जो साहित्य का जो शौक़ है बचपन में, क्योंकि हर किसी के लिए कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है, क्या आपको साहित्य के लिए कोई प्रेरणा मिली या फिर अपने आप ही? साहित्य के लिए मुझे कभी कोई प्रेरणा नहीं मिली। जी। बचपन में बुद्धि कुशाग्र थी जी। और बहुत छोटी उम्र में जी। मैंने कल्याण पढ़ना शुरू कर दिया था। पहले कल्याण में, और आज भी कल्याण जो आती है उसमें चित्र होते थे और कहानी होती थी, तो चित्रों को देखते देखते एक शौक़ बनता गया। कल्याण पढ़नी शुरू करी, फिर सुख सागर, गीता, रामायण, और एक साहित्य के प्रति रुझान हो गया। ननिहाल जाती थी तो जो मेरे मामा जी थे वो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते थे। मेरी वह कोई उस समय 4 या 5 साल से भी कम थी, पर उनसे वो जो नींद में, एक बच्चा जब उनींदी अवस्था में होता है तो कानों में श्लोक पढ़ते थे, जी। और उसको 7-8 दिन में मैंने सायासी कंठस्थ कर लिया था। तो बचपन में ही राम रक्षा स्तोत्र भी कंठस्थ हो गया। मैडम, आपकी पहली किताब जिसका नाम उद्गार है, मैडम कब आपकी लॉन्च हुई थी? उद्गार जो मेरी पहली पुस्तक है, ये जी। सन 2014 में प्रकाशित हुई थी। सुरेंद्र सुमन इनके जी। चित्रांकन उन्होंने किया था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी जो हैंडराइटिंग थी जी। वो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे मोती उकेर दिए हों कागज़ पे। जी। तो वो किताब भी मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी के अतिशय आग्रह पे उसे लिखा जी। था और छपवाया था। मैडम, आपकी किताबों में ये देखा गया है कि जो मुद्दे रिलेटेड होते हैं, एक नारी शक्ति से रिलेटेड होते हैं और नारी सशक्तिकरण से जुड़े होते हैं। मैडम, इसकी प्रेरणा आपको किससे मिली? एक संवेदनशील होना ही जी। किसी भी व्यक्ति का बहुत बड़ा कारण होता है। जी। एक नारी के रूप में जब मैंने देखा कि हमारे समाज में इस तरह की नारी एक पीड़ा भोगती है, नारी सशक्तिकरण के, तो उस समय बात नहीं थी, क्योंकि 70-80 के दशक में जब मैंने लिखना शुरू किया था, जी। लिखना भी नहीं, एक मैं इसको ऐसे कहूँगी कि मन में विचार आने लगे थे। जी। उस समय मात्र दहेज पीड़ित का केस आता था, या फिर भ्रूण हत्या, कन्या का जन्म नहीं होना, तो वो चीज़ें पीड़ा देती थी। पर जैसे जैसे समय बदलता गया, आप देखेंगे कि हमारे समाज का पूरा ढांचा परिवर्तित होता चला गया। जी। स्त्री का रुपए पैसे के पीछे भागना, टूटते परिवार, दरकते परिवार, माता पिता का वृद्धाश्रम में छोड़ देना, एसिड अटैक, हैवानियत को झेलती, बलात्कार को झेलती नारी। तो मेरा जो मन था वो आईना बन गया समाज के इन दुखद घटनाओं का,
और लेखनी चल पड़ी। उसके बाद भी आप देखिए मेरी लेखनी में आजकल जो चल रहा है, जिस तरह के विचार आ रहे हैं जी स्त्री के मन में, किन्नरों को जो समाज में स्थान नहीं मिलता है, स्त्री किस तरह से घर को छोड़ देती है, जी पति की महत्ता को स्वीकारती नहीं है, जी लिव इन रिलेशनशिप आ रहे हैं, विदेशी अंधानुकरण हो रहा है, तो मेरी लेखनी उन पर भी बराबर चलती है। जी। मैडम, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, आजकल देखा गया है कि सोशल मीडिया का ज़माना आ चुका है और आजकल चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने के लिए, ट्रेंड होने के लिए तरह तरह के कंटेंट बनाते हैं। कुछ बेहद फुअड़पने के कंटेंट होते हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? ये बहुत ही विदेशी अंधानुकरण है और कुछ भी नहीं। और समाज में कि ये भयावह स्थिति है, हीन स्थिति है हमारे सभ्य समाज की। और विदेशीकरण इस चीज़ में इतना ज़्यादा हो गया है कि आप अपने घर की चीज़ों को, अपने घर की गोपनीय चीज़ों को उजागर कर देते हैं। तो ये गलत है, परिवार का हास है, आपकी गोपनीयता इसके अंदर उजागर होती है। कई बार हम लोग सुनते हैं कि अपहरण का केस हो गया। जी क्यों? क्योंकि आजकल की जो नारियां हैं, युवतियां हैं, देखिए इसमें पुरुष बहुत कम थे, आज भी कम हैं सोशल मीडिया पे। जी वो ज़्यादा से ज़्यादा नृत्य के और अपने बेली डांस के वीडियो डालते हैं या कभी आजकल जोक के डालने लगे हैं। पर जो युवतियां होती हैं वो अपने जैसे घर के पूरे फ़ोटोग्राफ्स डाल दिए, आपका बच्चा कहाँ जा रहा है उसकी फ़ोटोग्राफ डाल दी, विदेशों में आप कहाँ घूम रहे हैं उसकी आपने फ़ोटोग्राफ्स डाल दी। तो सब चीज़ जब उजागर हो जाती है तो किडनैपर्स को कितना आसान हो जाता है आपको कांटेक्ट करना, आपको लिंक करके आपके बच्चे को उठाना या आपको कोई धमकी देना। तो ये जी सब सोशल मीडिया पे बंद होना चाहिए और एक इसकी सीमा रेखा होनी चाहिए। जहाँ तक मैं समझती हूँ, हो सकता है मेरे विचार पुराने, पर नृत्य करना कोई बुरी बात नहीं है, पर अपनी सीमा में रहकर करिए। जी। मैडम, जो इस तरीके का काम करते हैं, ऐसी नौजवान, चाहे युवक हों चाहे युवतियाँ हों, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ वो एक अपना कंटेंट बनाएं और उसको फिर सोशल मीडिया पे, टैलेंट है, प्रतिभा है, तो कोई ना कोई उनकी प्रतिभा को ज़रूर पहचानेगा और उस तरह से उनको एक परफॉर्म करने के लिए एक स्टेज मिल सकता है, टैलेंट हंट में जा सकते हैं और वहाँ से उनकी तरक्की हो सकती है। अपने सस्ते शौक के पीछे इन चीज़ों को ना करें। मैडम, अक्सर देखा जाता है कि आप कानपुर में तमाम तरीके के इवेंट में शरीक होती हैं जो कि समाज सेवा से जुड़े होते हैं। मैडम, समाज सेवा के करने के लिए क्या आपको प्रेरणा कैसे मिली और किससे मिली? हर इंसान समाज सेवा कर सकता है, जी प्रयास छोटे छोटे होते हैं और कहते हैं कि एक कदम आप उठाइए कारवां बन जाएगा। जी मैं भी यही सोचती हूँ कि आप बड़ा प्रयास नहीं कर सकते, पर छोटे जी छोटे सुधार आप कर सकते हैं। और इसका मैंने बहुत सालों पहले अपने में ही बदलाव लाया था कि सड़क पे हम नॉर्मली चिप्स खाते हैं, कार जी में बैठे होते हैं, चिप्स डाल देते हैं पैकेट खाली सड़क के ऊपर कि सड़क हमारा कूड़ेदान है, हम लोग तो टैक्स पे करते हैं। पर ये बहुत गलत सोच है, ये आपका कूड़ेदान नहीं है। आपको चीज़ों को समझना चाहिए, छोटे छोटे प्रयास करने चाहिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए। आप बहुत शौक़ से तिरंगा खरीदते हैं, कागज़ का होता है, लगाते हैं और उसके बाद सड़क पे फेंक देते हैं। तो ये भी एक समाज सेवा का ही रूप है कि अगर आप एक तिरंगा खरीदते हैं तो उसकी आन बान शान के लिए, जो हमारे फौजी सीमाओं पे रहते हैं, तो आप उस तिरंगे को संभाल के रखिए, कपड़े का खरीदिए, गंदा हो जाए धो दीजिए। मेरे घर में आज भी एक तिरंगा है, 5-6 साल हो गए, मैं उसे धोती हूँ, अच्छे से सुखा के प्रेस करवा के हर साल उसी का उपयोग करती हूँ। जिस चीज़ की आप अच्छे से रख रखाव नहीं कर सकते, अपने तिरंगे का अगर आप मान नहीं कर सकते, तो बाकी देश का, समाज का आप क्या करेंगे? जी। मैडम,
मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप राजस्थान के जयपुर में नवलगढ़ रियासत से जुड़ी हुई हैं। मैडम क्या कहना चाहती हैं, कुछ जनता के लिए शेयर कीजिए। ये मेरा पुश्तैनी हम लोगों का अधिकार था। पहले जयपुर के जो से राजा थे, उन्होंने नवलगढ़ रियासत हमें दी थी और उस जयपुर के 10 नगर सेठों को उन्होंने नवलगढ़ जाकर बसने का आदेश दिया था कि वहाँ जाके आप नवलगढ़ बसाएं, क्योंकि 300-400 साल पहले आप सोच सकते हैं कि बीहड़ता होती थी, गांव देहात नहीं होते थे, इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी। तो 10 नगर सेठ जो गए थे उनको जयपुर के राजा ने जयपुरिया की उपाधि दी थी। तो वही जयपुरिया की उपाधि हमारे पास भी है। और पुश्तैनी रूप से क्योंकि नवलगढ़ रियासत है तो वहाँ मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी का विशाल मंदिर है। धर्मार्थ के लिए, समाज सेवा के लिए स्कूल बना हुआ है, पुलिस चौकी है, अस्पताल है, जिसका रखरखाव पहले मम्मी पापा करते थे, अब मैं करती हूँ। मैडम जैसे कि टीवी में अक्सर रियासत के बारे में सुना जाता है और देखा जाता है कि रियासत में वहीं का कानून चलता है, क्या ये कितना सही है ये बात? किसी ज़माने में था, जी जब मेरे परदादा जो थे जी वो राय साहब कहलाते थे जी और अंग्रेज़ों के बगल में बैठते थे। उनकी अपनी एक बग्गी थी, उनके अपने उसूल होते थे जी जिसे अंग्रेज़ भी मानते थे। मेरे बाबा जी जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे, तो उन्होंने पिकेटिंग की कि अपने ही मिल को जला दिया था। पर पुश्तैनी ढंग से यदि आप कहें तो पहले ये चीज़ें होती थी और इसको आज भी नवलगढ़ में जब मेरे फादर जब तक जिंदा थे, जब जाते थे तो वहाँ की जो लोग थे वो यही कहते थे राजा जी आ गए। तो ये तो एक फ़र्क आता है। जी। मैडम 20 सितंबर 2024 को आपको साहित्य रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। कैसा अनुभव रहा आपका? जब भी आपको किसी काम के लिए प्रोत्साहन जी मिलता है या प्रशंसा मिलती है जी तो आपको अच्छा लगता है कि लोगों ने आपको एक्नॉलेज किया। हम्म, और स्त्री सुलभ सब में एक इच्छा रहती है कि उसके काम को सराहना मिले, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मेरे परिवार के लिए भी ये बहुत एक सुखद अनुभव रहा। जी। मैडम आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे 2 पुत्र हैं, जी बहू है, मेरा ग्रैंडसन है कियान, उसमें मेरी आत्मा बसती है, बिल्कुल लगता है माखन चोर है। और पति हैं मेरे। मैडम कियान कितने वर्ष का है? कियान की उम्र इस समय 5 साल है। मैडम कोई ऐसा किस्सा उसके बचपन का, क्योंकि अभी 5 साल का है, बचपन चल रहा है उसका, कोई ऐसा किस्सा जो आपको अभी भी याद हो और आपके सामने बिल्कुल जीवंत हो? बहुत से ऐसे किस्से हैं क्योंकि माखन मिश्री सी की डली का है मेरा कियान, मेरे लिए कृष्ण सा है। तो मैं यही कहूँगी कि उसके जीवन के, उसके बचपन के बहुत किस्से हैं। मैं बीमार होती थी तो मेरे पता नहीं क्यों सर पे हाथ रख देता था, दादा आप जी ठीक हो जाओगी। 2 साल का भी नहीं हुआ था, मैंने उसे ये गायत्री मंत्र बुलवा दिया था, क्या ओम बात है। लिखवा दिया था। 1 साल का जब था तो सरस्वती पूजा करवाते हुए ओम लिखवा दिया था। ओम मणि पद्मे हम, ये सब श्लोक उसको याद हैं। मेरे साथ वो गाता है, क्या पूजा बात करता है। जब वो मेरे पास आता है तो मैं मंदिर अगर जाती थी तो उसकी एक ड्यूटी थी, है। जी बिना कहे वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे मंदिर तक लेकर जाता था, मेरे साथ पूजा करते थे और मुझे फिर वापस मेरे कमरे तक छोड़ना जी और खाना मुझसे ही खाना। और अगर मैं आपको फ़ोटोग्राफ्स उसकी शेयर करूंगी जी अश्विनी जी, तो आप देखिए वो हर वक्त मेरी गोदी में चढ़े रहते थे। क्या बात है। मैडम आपसे मैं जानना चाहता हूँ, वैसे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और
आप बच्चों से ज़्यादा लगाव भी रखती हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे साहित्य पे आते हैं, साहित्य में आपकी लेखनी के अंदर देखा गया है कि उसमें आप बिल्कुल फैक्ट के आधार पर महिलाओं की भावनाओं को पिरो देती हैं। मैडम, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? मतलब कि जिस तरीके से आप बिल्कुल फैक्ट चीज़ों को अपनी लेखनी के माध्यम से बिल्कुल जीवन तरीके से अपनी लेखनी के माध्यम से पिरो देती हैं, क्या कहना चाहती हैं? अम, इस विषय में मैं इतना कहना चाहूँगी कि मेरा मन बहुत भावुक है, बहुत संवेदनशील है। जी, जब मैं किसी स्त्री की पीड़ा को सुनती हूँ या उसके बारे में अखबार में पढ़ती हूँ, तो मैं उस स्त्री की जगह अपने को रखती हूँ जी, कि उसने क्या भोगा होगा और उसको समाज से क्या मिल रहा है। जैसे एसिड अटैक हुआ होगा, जी, तो उस स्त्री का चेहरा जब खराब हुआ होगा, तो उसके घर वालों पे क्या बीती होगी, कितनी जलन, कितनी पीड़ा वो सह रही होगी, चीख रही होगी, चिल्ला रही होगी, और जन्म भर उसे एक विभत्स चेहरे के साथ जीवन यापन करना पड़ेगा। और उसके घर वाले उसको चेहरा वो अपना आईने में ना देख लें, तो कोशिश करेंगे कि उसके अपने घर से वो आईने हटा दे, जी, दर्पण हटा दे। तो वो पीड़ा जब मैं स्वयं पर भोगती हूँ, अपने पे सोचती हूँ कि यदि मेरे साथ हुआ होता तो किस पीड़ा से मैं गुजरती, तो वो एक सच्चाई निकल कर सामने आती है। क्योंकि दुख जो होता है वो सार्वभौमिक होता है, क्या वो बात है। सीमाओं से, सरहद से परे होता है। मैडम, आजकल देखा जा रहा है कि जो आजकल के नौजवान हैं, नवयुवतियां हैं, वो मूवीज़ देखने जाते हैं और इस समय एक मूवी ट्रेंड कर रही है सैयारा नाम की, जिसमें तमाम वीडियो हमारे सामने आए हैं। उसमें देखा गया है कि थिएटर्स में उस मूवी को देखने के बाद लोग आंसुओं से रो रहे हैं। मैडम, जो व्यक्ति अपने पेरेंट्स के दुख में शरीक नहीं हो सकता, वो व्यक्ति वहाँ जाके आंसुओं से रो रहा है, और ये पूरी मूवी एज ए लव स्टोरी की तरीके से है। मैडम, क्या कहना चाहती हैं ऐसे लोगों के लिए? सैयारा मैंने भी देखी, उसके जबकि जी, प्रिंट अच्छा नहीं था। शुरू में जो हीरो होता है वो अपने फादर को नेग्लेक्ट करता है, उसके संग उसका व्यवहार भी सही नहीं होता। पर जब उसके जीवन में एक लड़की आती है और वो उसको बदलती है, तो वो चेंज होता है और उस लड़की को उसके सुख और दुख के साथ अपनाता है। मेरे ख्याल से यही जो चीज़ है लोगों को रोने के लिए मजबूर कर रही है। क्योंकि आप कोई भी व्यक्ति 100% सही नहीं होता, 100% उसमें कभी भी गुण नहीं होते और 100% उसमें अवगुण नहीं होते। जी, तो जब आप किसी को उसके दोष के साथ, उसके गुणों के साथ अपनाएंगे, तभी वो जीवन अच्छा जाता है। तो अपने माता पिता को भी आप उसी तरह से सम्मान दीजिए, अपने प्यार को भी आप उसी तरह से सम्मान दीजिए। इस विषय में मैं ये कहना चाहती हूँ कि शादी होती है, जी, वधू घर में आती है, तो उसको लगता है कि मेरा पति मेरा ही सुने। पर जो लड़का है उसके ऊपर डबल, एक तरह से दोहरा जी, प्रेशर पड़ता है। क्योंकि उसे पत्नी को भी उसका हक देना है और माता पिता को भी। माता पिता के साथ वो पला बड़ा हुआ है, जी, उसे पूरा मालूम है कि मेरे माता पिता किस तरह के हैं। और एक जब उस पर अननेसेसरी एक प्रेशर पड़ता है कि नहीं तुम मुझे समय नहीं जी, दे रहे, तो रिश्तों में बिखराव आता है जी, और वहाँ से परिवार विघटित होते हैं, टूटते हैं। दोनों चीज़ों में बैलेंस करना एक पुरुष को इसलिए आना चाहिए, क्योंकि अगर वो कमज़ोर पड़ जाएगा तो परिवार बिखरेगा ही बिखरेगा। सैयारा में जब हीरो बैलेंस होता है, उसके पास एक ध्येय आता है जीवन का, कि मेरी फियांसी ने मुझे ये कहा था कि तुम सुपर सिंगर बनो, इस तरह से रॉक स्टार बनो। तो जब उस तक उसके जीवन में ध्येय नहीं था, तब तक वो कुछ नहीं कर रहा था। इसीलिए आज के युवा भी जो पथ भ्रष्ट हैं, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर रहे हैं, तो सबके जीवन में एक ध्येय होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। और तब जब वो किसी भी चीज़ को रिलेट करते हैं, तो वो आपको 100% देती है। सैयारा मूवी का भी यही है कि जो लोग देख रहे हैं वो रो रहे हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी वो लेते हैं।
सिनेमा जो है वो भी समाज का दर्पण है, लेखनी भी समाज का दर्पण होती है। तो इसमें डायरेक्टर की बहुत अच्छी, एक तरह से आप जीत कह सकते हैं, विजय कह सकते हैं कि उसने लोगों को अपने से कनेक्ट किया। क्या बात है मैडम। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये तो साहित्य की बात रही, अब बात करते हैं आर्ट की। देखा गया है कि आपकी जो आर्ट है, जो आपका कला के प्रति रुझान है, और आप जो आपने जो प्रदर्शित किया है कला के माध्यम से, वो बिल्कुल पूरी तरीके से रियल लगता है। मैडम, किससे प्रेरणा मिली और कब से आप आर्ट में अपना योगदान दे रही हैं? अश्विनी जी, बचपन से जब कल्याण पढ़ना शुरू किया था जी तो उसमें चित्र होते थे, वो बड़े सुंदर लगते थे, जी रेखांकित चित्र होते थे। जी तो उनको देख के कोशिश करती थी कि मैं भी करूं। वही गुण मेरे बड़े बेटे कुंवर में भी था, जी वो भी इस तरह से स्केच करते थे। और विरासत में मैंने कला अपने पिता से पाई है, जी क्योंकि मेरे पिता बहुत चीज़ों के गुणी थे, मर्मज्ञ थे। तो वो जो हमारी फ़ोटोज़ खींचते थे, तो उस समय ब्लैक एंड वाइट कैमराज होते थे, जी पर उसको वो कलर्ड करते थे, जी सेम हमारी ड्रेस के अकॉर्डिंग, हमारे ज्वेलरी के अकॉर्डिंग उसको वो कलर्ड करके हमें देते थे। तो वो इतना अच्छा लगता था। और जब वो पेंट करते थे तो वो अपनी सांस रोक लेते थे कि उनका हाथ ना हिल जाए। जीरो पॉइंट ब्रश से छोटी छोटी चीज़ों की डिटेलिंग करना, तो वो मैं उनको देख के, मतलब मैं ऑब्ज़र्व करती थी कि पापा कैसे कर रहे हैं। और स्कूल में जब मैंने आर्ट ली तो डिस्टिंक्शन होल्डर रही थ्रू आउट। कमर्शियल आर्ट थी मेरे पास, 12th में भी डिस्टिंक्शन थी, और 11th में पूरी दिल्ली में मेरे मार्क्स सबसे हाईएस्ट थे आर्ट में। तो आर्ट मेरे को विरासत में मिली। और उसके बाद भी जब खाली समय होता है तो मेरा मानना ये है कि गॉसिप करने के बजाय आप अपने समय का सदुपयोग करें, अपनी क्रिएटिविटी में लगाएं। तो मैं लिखती हूँ, गाती हूँ, या फिर चित्रकारी करती हूँ। बहुत काम है जीवन में करने के लिए, घर को व्यवस्थित करती हूँ। मैडम, हर व्यक्ति, हर इंसान के मन में या हर इंसान के साथ कभी एक ऐसा पल आता है जब उसके आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से संपन्न हैं, आपके ऊपर माता सरस्वती की कृपा भी और माता लक्ष्मी की भी आपके ऊपर भरपूर कृपा है। उसके बावजूद क्या कभी आपकी आंखों में आंसू आए हैं? कोई ऐसा किस्सा जो आपको दर्द दे गया हो? ऐसे जीवन में बहुत क्षण हैं। जी। किसी को भी देखिए, मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं क्या मिलता। बात है। और मेरे जीवन में भी हुआ है। मेरे पिता की अचानक मृत्यु होना, मैं बहुत उनसे जुड़ी हुई थी भावनात्मक रूप से। उसके बाद मेरी मदर का बीमार होना, डॉक्टर्स का कहना कि वो ठीक हो गई हैं, और उनकी लापरवाही के कारण मेरी मदर का चले जाना, तो वो भी एक दारुण दुख था। उसके बाद कुछ मेरे ऐसे अपने थे जो कोरोना टाइम में चले गए। फिर इधर मेरी सास का देहावसान हुआ। मेरी जो सास थी, शुरू में हम लोगों का रिश्ता इतना सुंदर नहीं था, जी। एक जैसे एक आधिपत्य वाला था। पर धीरे धीरे वो रिश्ता कब समर्पण में, कब प्रेम में, आदर में, सखी के रूप में, माँ के रूप में, दोस्त के रूप में बदलता चला गया, जी। समझ ही नहीं आया। तो माँ का जाना भी मेरे जीवन में, मतलब दोबारा से एक खालीपन भर गया। तो जीवन में दुख बहुत आए हैं। मैडम, कोई आपके बचपन की कोई ऐसी याद जो आपको आज भी बिल्कुल सजीव, जैसे कि बिल्कुल जीवन तो आपकी आंखों के सामने हो, कोई ऐसा किस्सा जो आज भी आपको याद आता हो अपने बचपन का? बचपन में 2 साल की थी मैं, नवरात्रि के दिन थे। मैं पहले भी बता चुकी कि मेरी बुद्धि बहुत कुशाग्र रही है,
और मुझे चीज़ें बहुत याद रहती हैं। तो उस समय मैं खेलते खेलते तीसरी मंजिल पे चली गई थी अपने घर के, और वहाँ से बॉल फेंकी और बॉल के पीछे मैं भी कूद गई, वहीं ऊपर से? ऊपर से। हमारे घर के सामने जो गली थी, 3 मंजिल से कोई बच्चा अगर कूदे 2 साल की उम्र का, तो उसका क्या हर्ष हो सकता है, आप समझ सकते हैं। बिजली की नंगी तारें, हाई वोल्टेज पड़ी थी एक दिन पहले ही, और मैं जाके उस पे लटक गई। मेरी मदर ने देखा कि कोई ऊपर से नीचे आ रहा है, ये कपड़े तो मेरी बेटी के हैं। तो मम्मा ने जब देखा तो वो एकदम डर गईं, वो भागती हुई नीचे गईं कि ये तो गई आज। तब तक मेरी जो तारें थी जिस पे मैं लटकी हुई थी, वो धीरे धीरे नीचे आईं, और मुझे मम्मी ने उठा लिया। मेरी चूड़ियाँ तक मम्मी कहती हैं उन पे खरोंच तक नहीं थी, क्योंकि हुआ ये था कि मेरे जो बाबा जी थे वो सप्तशती की दुर्गा के ऐसे भक्त थे कि वो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते थे, ना पानी पीते थे। वो उस समय कालका देवी में दर्शन कर रहे थे। वहाँ उन्हें आभास हुआ कि उनकी प्रिय पोती को कुछ हो गया है, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था तो उन्होंने कहा था हमारे घर विजय लक्ष्मी आई है। तो उन्होंने कहा कि आज अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे दर पे दोबारा मां नहीं आऊँगा। वो सीधा वहाँ से कालका जी से घर आए, और आते ही मम्मी से पूछा कि नीलम कैसी है, वो ठीक है ना। मम्मी बहुत घबराई हुई थी कि लाला जी को नहीं मालूम होना चाहिए, क्योंकि एक रौब था उनका। जी। तो डर गई एकदम, बोली नहीं कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? बोली मुझे सब मालूम है, वो ऊपर से गिरी है ना, पर ठीक है ना। और मुझे खेलता हुआ देख के वो खुश हो गए। तो ये मेरे जीवन का एक ऐसा किस्सा है जो आज भी मेरे में झुरझुरी पैदा कर देता है, क्योंकि मुझे याद है ऊपर से गिरना। मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखा गया है और सुना गया है कि आपका काफ़ी झुकाव जो एक किन्नर समुदाय होता है, ना स्त्री होता है ना पुरुष होता है, वो किन्नर समुदाय के प्रति काफ़ी रुझान आपका रहता है। क्या कहना चाहती हैं? इन लोगों के लिए आप काफ़ी कुछ करती भी रहती हैं। हमारे देश में, हमारे समाज की ये बड़ा पतन है कि किन्नर हमारे समाज में जो देव जाति है, उनको वो सम्मान नहीं मिलता, और उसको हे दृष्टि से देखा जाता है। जी। हमारे घर हम 6 बहनें थी, जी। पर हर बहन के जन्मोत्सव पर किन्नर आते थे, बधाई लेते थे, हक से लेते थे पापा से, खाना खाकर जाते थे। और वो जितना सुंदर नाचते थे, जितनी उनके अंदर थिरकन और कला होती थी, उतनी तो आजकल के जो ये फूहड़ डांस होते हैं या सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, जी। वो कुछ भी नहीं है। उनके पास वाद्य ही क्या होते थे, ताली और घुंघरू, ज़्यादा से ज़्यादा एक ढोलक। जी। पर फिर भी उनमें कितनी रिदम होती थी, मोर की थिरकन को मात करते थे। हमारे यहाँ जो किन्नर आते थे उसका नाम, एक का नाम बिजली था, जो किन्नरों की सरदार होती थी। उनका एक मैं आपको, बहुत फेमस वो गज़ल गाती थी, बहुत जी। सुंदर उनकी उर्दू थी। तो एक वो सुनाती थी, कभी हमसे कभी गैरों से शनाशाही है, बात कहने की नहीं तू भी तो हर जाई है। और ये पूरी गज़ल मैंने सुन के याद कर ली थी, और मैं इस गज़ल की इतनी दीवानी थी कि कहीं दूर भी अगर मुझे ढोलक की थाप उनकी समझ आ जाती थी, तो मेरे पूरा समूचा शरीर कान बन जाता था कि मैं सुन लूं। और मैंने इसको सुन सुन के, दूर इनके शब्दों को सुन सुन के फिर लिखा, और याद मेरे को एक बार में हो गया। इसी तरह से वो कहती हैं, बहुत अच्छे अच्छे वो शेर सुनाती थी। ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, कि 1000 गम छिपे हैं मेरी एक हंसी के पीछे। वो अमीर हो तो होंगे, मैं गरीब उनसे आगे, वो महल बना रहे हैं मेरी झोंपड़ी के पीछे। क्या बात है। तो बहुत रिच उनका कल्चर था। और सबसे बड़ी बात, किन्नर समुदाय को हमारे जो समाज में
तिरस्कृत कर दिया जाता है और उनको घर में जगह नहीं मिलती, उससे मैं बहुत दुखी अनुभव करती हूँ। क्योंकि जो हमारे यहाँ आती थी किन्नर बिजली, वो 7 भाइयों की अकेली बहन थी, अच्छे परिवार से थी, करोड़पति परिवार से, और उन्होंने झूठ बोलकर उसकी शादी कर दी। शादी के बाद पति ने धक्के मार के किन्नरों के हवाले कर दिया। एक स्त्री, चाहे वो किन्नर हो, पुरुष हो या स्त्री हो, पर उसको अगर इस तरह से निकाल के सड़क पे छोड़ दिया जाए और मजबूर कर दिया जाए एक अभिशप्त जीवन जीने के लिए, तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। वो पहला नेक भी लेने अपने भाई के घर गई थी कि उनका बेटा हुआ है, तो भाइयों ने बहुत रोया, तो बोले जब आपको रखना चाहिए था तब आपने मुझे मेरी शादी कर दी, पर अब मैं नेक लेने ही आऊँगी। तो ये उनके जीवन की जो दुखद घटनाएं हैं, जो यदा कदा वो हमारे घर आके कोई ना कोई किन्नर अपनी कहानी सुनाता था, तो लगता था कि ये दुख इनके जीवन में क्यों। एक बड़ा सवाल है समाज के सामने। हमारा समाज उनको नौकरी नहीं देता, उनको अच्छे ढंग से बात नहीं करता, दुत्कारता है। क्यों? क्या वे इंसान नहीं? मैडम, ऐसे लोगों से क्या कहना चाहती हैं आप जो लोग किन्नरों को बड़ी ही हीन भावना से देखते हैं और उनके साथ व्यवहार भी कुछ इसी प्रकार से करते हैं? क्या कहना चाहती हैं ऐसे लोगों को? इसमें देखिए दोष दोनों तरफ से समाज के लोगों का हो रहा है, क्योंकि कुछ नकली किन्नर बन के भी समाज में अभद्रता फैलाते हैं, और पुरुष होते हैं, स्त्री होते हैं, पर वो नकली किन्नर बन जाते हैं, जगह जगह ज़बरदस्ती रुपए मांगते हैं, जी। उन्हें श्राप दे के डराते हैं, हम तुम्हें श्राप दे देंगे। इंसान शुरू से ही डरपोक रहा है, भैंस के बिना वो सीधा ही नहीं रहता है। तो जी। जब इस तरह से उसके भय के ऊपर बात आ जाती है, उसके परिवार के ऊपर आ जाती है कि तुम्हें ये श्राप मिलेगा, तो वो रुपए देते हैं। और उस तरह जब भी देखते हैं कि ये किन्नर खड़ा है, तो उसको हीन दृष्टि से ही तो देखेंगे, तिरस्कार ही तो करेंगे। पर इसमें किन्नरों को एकजुट होने की ज़रूरत है। जो इनका रूप धर के इन्हीं के लिए गलत प्रचार कर रहे हैं, उनको रोकने की ज़रूरत है। और इनके लिए भी एक समाज में विद्यालय, शिक्षा, पार्लर, इस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए कि ये भी अपना एजुकेशन से मतलब बहुत चीज़ें बदल सकती हैं। अगर इन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिले या इनको नौकरी मिले, तो ये इनका जीवन क्यों नहीं सुखमय होगा। मैडम, कोई ऐसा किस्सा जो आपके जहन में आज भी तरोताज़ा हो किन्नर समुदाय का? अपने ही घर का बताती हूँ कि हमारे यहाँ फंक्शन था। हमारे घर में नीचे किराएदार रहते थे, जो भारत का विभाजन हुआ था, तो मुल्तान से भाग कर आए थे, पंजाबी थे। उनके यहाँ पुत्र जन्म उत्सव था, नाच गा रहे थे, किन्नर थे बुलाए हुए। उनमें से इनके बिजली के समुदाय का एक किन्नर था जिसका नाम था मंगल। जी। मैं स्कूल से आई थी और रास्ता वही था क्योंकि घर में अंदर जाने का। तो एक किन्नर ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मंगल ने, और मैं एकदम डर के चीख पड़ी कि ये क्या हुआ, क्योंकि मुझे कभी किसी ने इस तरह से छुआ नहीं था। बिजली ने देख लिया, उसने उसको बहुत सुनाया कि तुमने इस लड़की का हाथ कैसे पकड़ा। तब तक उस किन्नर की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरे हाथ पे नील के निशान हो गए थे। पर बिजली ने उस समय उस किन्नर की जो खबर ली थी और उसको अपने ग्रुप से हटा दिया था कि ये गंदगी, ये बदतमीज़ी मेरे साथ नहीं चलेगी। तो उनमें भी मानवता होती है। ये किस्सा मुझे बारंबार याद आता है कि कोई इतना भी संवेदनशील होता है। जब आपकी शादी हुई थी उसके बाद कोई एक ऐसा किस्सा जो आपको आज भी याद हो, जब आपके जो पति हैं उन्होंने
किसी चक्कर में आपको मनाया हो या आपकी कोई नोक झोंक हो गई हो, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, कोई एक ऐसा किस्सा? बहुत किस्से हैं। मैं पहले तो बहुत डरती थी जी। अपने पति से, क्योंकि बलिष्ठ थे, भय लगता था, मालूम नहीं था पति नाम का जीव क्या होता है, जी। और हर बात बिना कही मान जाती थी। जी। नोक झाँक इस तरह से नहीं कर पाती थी। पर हाँ, जैसे फ़ोटोज़ खींचना चाहें या मुझे अचानक सबके बीच में देखते हैं तो मुझे शर्म आती थी, क्योंकि जी। हमारे घर में इस तरह का माहौल नहीं था। जी। शादी के बाद चीज़ें बदल जाती हैं, जी। तो वो एक शर्म आती थी और उस पे मेरी नोक-झोंक हो जाती थी कि आपने मुझे क्यों देखा? तो वो छोटी-छोटी नोक-झोंक थी। आज भी मैं बहुत ज़्यादा नोक-झोंक करती हूँ। मेरे पति चुप रहते हैं, पर मैं उनको छेड़ती रहती हूँ, नोक-झोंक होती रहती है। मैडम, क्या कभी ऐसा पल आया जब आपको मनाना पड़ गया हो? ऐसा मेरे जीवन में कोई पल नहीं आया, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है, मैं एक चीज़ में बहुत क्लियर हूँ। मुझे लगता है कि यदि आप में कोई गलती है और आपका साथी या आपका पति उस चीज़ से परेशान होता है जी। या उसको दुःख या तकलीफ़ लगती है, तो उसके कहने से पहले आप अपने में सुधार ले आइए। जी। उसे अवसर ही ना दीजिए कि वो आपको टोके, और यदि हाँ। वो आपको टोक रहा है तो अपनी गलती को एक्सेप्टेंस में लाइए, उस चीज़ को मानिए, उससे झगड़ा ना कीजिए। तो कभी मुझे इनको मनाने की ऐसी नौबत नहीं आई। क्या बात है। मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके 2 पुत्र हैं, उनके बचपन का कोई ऐसा किस्सा जो आज भी आपकी आँखों के सामने तरोताज़ा हो? ऐसा तो देखिए, बचपन दोनों का पहले हम लोगों के बहुत टफ टाइम था। दोनों बेटे मेरे बहुत सोबर रहे हैं, बहुत समझदार रहे हैं, उम्र से पहले परिपक्व हो गए थे। उन्होंने मेरा और अपने पापा का संघर्ष देखा है। मैंने जब एमए किया तो कुंवर गोदी में थे, पर उन्होंने 6 महीने के भी, बच्चा कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, जी। पर उसने कभी मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, और मैं पढ़ती थी रात को और वो गोदी में सोते रहते थे। जी। इसी तरह से जब मैंने पॉट्स बनाने शुरू किए थे, पॉटरी करी, तो आयुष 2 साल के थे, 1.5-2 साल के थे, पर उन्होंने कभी मेरा पॉट नहीं बिगाड़ा, कभी मेरी पेंटिंग्स को स्पॉइल नहीं किया। गॉड नोज़ ये कैसी अंडरस्टैंडिंग थी कि मेरे बच्चों ने हमेशा मेरा साथ दिया। मैडम, एक आपकी किताब है "का से कहूँ", उसका हमने एक पाठ पढ़ा हुआ था, अदम्य लालसा। मैडम, कुछ पंक्तियाँ अपने शब्दों में पिरोकर मैडम बताइए। अदम्य लालसा जो कविता है, ये श्री कृष्ण पे लिखी गई है, और ये भी मेरे हृदय के बहुत नज़दीक है, क्योंकि श्री कृष्ण को मैंने बचपन से पढ़ा है सुख सागर में। तो ये कविता अपने सुख दुख को मैं उनको समर्पित करते हुए लिखती हूँ, और इसमें उन्हीं भावों का है वर्णन। कृष्ण, तुमसे क्या बताऊँ, सब कुछ तो प्रत्यक्ष है, अनगिनत समस्या हैं, पर निदान कहाँ से पाऊँ। तुम मेरे सहोदर, मेरे स्वामी, मेरे सखा, मेरे सहोदर, मेरे पालनहार, तुम ज्ञान के असीम भंडार, मैं शुदा किस विधि बुझाऊँ। तुम प्रेम हो, राधा के श्री वल्लभ हो, मैं कहाँ स्थान पाऊँ। बालपन से तुमसे प्रीत रचाई, हाँ मन व्यभिचारी है। तुम तो सर्वज्ञ हो, तुमसे कैसे अंतस के भेद छुपाऊं। क्यों कर करूं मैं सौतिया डा, जब प्रेम में एकात्मकता नहीं। क्यों कर करूं बराबरी, जब राधा के प्रेम के समक्ष मैं कुछ भी नहीं। वो श्री है, प्रिया है तुम्हारी, जिसके बिना कृपा संभव नहीं, जिसके वियोग में माधुरी की तान, बांसुरी की तान तुम्हारी कभी गूंजी ही नहीं। उसी दाता के समक्ष मैं तुच्छता भरी माया मांगूं। जरा जरा से अपमान की ज्वाला से जलता मन प्राण दिखाऊं। आर्तनाद करूं,
गुहार करूं तुमसे, न सोऊं न सोने दूं। बताओ कृष्ण, कैसे तुमसे विलयता का भाव मांगूं। न रूप न गुण न कर्म न प्रयत्न न धर्म न सत्संग, बस नाम जप कर ही तुम्हें हर क्षण रिझाऊं। तुम मेरे हो, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। बस तुम्हारे चरणों, श्री चरणों से लिपट कर सोना चाहूं। श्री राधे के साथ तुम्हें पाकर अपनी कुंठा मिटाऊं। तुम्हें चाहूं, तुम्हें चाहूं। मैडम, अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने सुना हुआ है कि आपने जर्नलिज्म में गोल्ड मेडलिस्ट आप हैं जर्नलिज्म की, और मैं जानना चाहता हूँ किस तरीके से आप मीडिया जगत से जुड़ी रही हैं और क्या कहना चाहती है उस एक्सपीरियंस के बारे में। विवाह के से पहले मैंने जर्नलिज्म का कोर्स किया था और उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स पाए थे। शादी के बाद कई सालों बाद अ, सुनील को यूनाइटेड भारत का ऑफ़र मिला और ये कानपुर में यूनाइटेड भारत अखबार लेकर आए। रेडियंस टावर में इसका ऑफिस खुला। वहाँ पे एज ए ब्यूरो चीफ सुनील ने मुझसे कहा कि तुम काम संभालो। तो मैं आई वॉज सरप्राइज्ड कि हमारे यहाँ कोई लेडी घर से बाहर निकल के काम नहीं करती थी, पर मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि तुम काम संभालो। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। यूनाइटेड भारत में बैठकर मीडिया के संग काम करना, न्यूज़ को देखना, उनकी एडिटिंग करना, कंपोजिंग करना, इवन थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री को भी एडिट करना। तो ये सब काम करते करते एक मंझा हुआ व्यक्तित्व बनता चला गया, क्योंकि मीडिया पे मेरी पकड़ मजबूत होती चली गई। तो ये अच्छा रहा मेरे को ये एक्सपीरियंस भी। और उसके बाद मैंने वहाँ छोड़ दिया काम, क्योंकि इतना वक्त देना पड़ता था। पर आज भी मैं यूनाइटेड भारत की ब्यूरो चीफ हूँ और उन्होंने ये पद अभी तक किसी को नहीं दिया है। जब भी अगर कानपुर में अगर ये दोबारा अखबार आता है और सुनील यदि उसे लाते हैं तो मैं फिर से ब्यूरो चीफ बनकर आऊँगी। मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आजकल का युवा जो अपनी राह से भटकता हुआ साफ तौर पे कोई कोई नज़र आ रहा है, ऐसे युवा के लिए, आज के नौजवान के लिए क्या संदेश देना चाहती है। आज के युवा के लिए मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि वे अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के कामों में ना गंवाएं। अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति वे जागरूक हों। अपने जीवन का एक ध्येय, एक लक्ष्य बनाएं और उसके ऊपर काम करें। ज़रूरी नहीं आपको विदेश ही जाना है या आपको बड़ी बड़ी नौकरी करनी है। छोटे छोटे प्रयास करें, अपने माता पिता को सम्मान दें, अपने देश का, अपनी धरती का कर्ज उतारें और अपने परिवार को प्रेम दें, समय दें, क्योंकि ये समय कभी पलट कर नहीं आता। आपको भी एक ही जीवन मिला है, सबको एक ही जीवन मिलता है और मानव जीवन बहुत मुश्किलों से मिलता है। और जब आपको मिला है, आप हाथ पांव से पूरे हैं, सक्षम हैं, बुद्धि आपकी विकसित है, तो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ना गंवाएं। इसे सदुपयोग करें इसका, और इसे देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए, परिवार हित के लिए उपयोग में लाएं। धन्यवाद। मैडम, जैसे कि आप साहित्य जगत से जुड़ी हुई हैं, आप लेखिका हैं, मैडम आने वाले कोई प्रोजेक्ट के बारे में क्या जनता से कुछ कहना चाहती हैं। अभी मेरी छठी किताब आई है, का से कहूँ। जीवन की यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, आप मैच्योर होते जाते हैं, परिपक्व होते जाते हैं और आपको जीवन का ध्येय समझ आ जाता है। आप सुख दुख से ऊपर उठने लगते हैं, हानि लाभ से ऊपर उठते हैं। आपको समझ आता है कि जीवन में कुछ और भी है करने के लिए। आप कुछ और संकल्प कर सकते हैं देश के लिए, समाज के लिए। तो मैं अब लिखना चाहूँगी, क्योंकि ये लेखक का एक कर्तव्य होता है, या जैसे सिनेमा का कर्तव्य होता है कि समाज को दर्पण दिखाए, उसी तरह से एक लेखक का, साहित्यकार का भी कर्तव्य होता है कि समाज के सामने सच लाए, उसे जागरूक करें, उसके अंदर भटके हुए युवाओं में
जोश डालें और उन्हें समझाएं कि आप अपने देश के लिए आपकी मेधा क्या है और आप अपनी शक्ति का कैसे सदुपयोग करें। तो मैं अपनी लेखनी के द्वारा अब जो मेरे विषय होंगे थोड़े डिफरेंट होंगे, अलग तरह के से मैं लिखूंगी। और मुझे लगता है कि जैसे मेरी बाकी पुस्तकों को सबका प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है, ये पुस्तक भी एक मील का पत्थर बनेगी। क्या बात, धन्यवाद मैडम। जैसा कि अभी आपने सुना और हमने काफ़ी देर बात की नीलम खेमका जी से, जो एक बहुत ही जुझारू लेखिका हैं और बहुत बड़ी समाज सेविका भी हैं, और माता लक्ष्मी की और सरस्वती माँ की इनके ऊपर असीम अनुकंपा भी है। तो आप लोगों को भी इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखना चाहिए। फिर एक बार नए गेस्ट के साथ एक बार फिर से मिलते हैं पॉडकास्ट विद अश्वनी जैन में।